बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुअज़्ज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने यूनिट नंबर 10A डिस्कस करना है कि जिसका ताल्लुक मॉडर्न फिज़िक्स के साथ है। और इस सिलसिले में हम लोगों ने 3 आर्टिकल्स देखने हैं और उनके नाम है एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव पार्टिकल डुअल नेचर गिवन बाय डी ब्रॉगली। सो आइए अपना काम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया कि मॉडर्न फिजिक्स के इस यूनिट में यानी 10A में हम लोगों ने 3 चीज़ें यहाँ पे अलॉन्ग विद एमसीक्यूज देखने की कोशिश करनी है, जिसमें से सबसे पहली है एनर्जी ऑफ फोटोन, नंबर 2 फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, नंबर 3 डी ब्रॉगली वेव पार्टिकल डुअलिटी। और इस सिलसिले में जो सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है वो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स है। आपको याद होगा प्रिंग, शाइम और ल्यूमर ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए जब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के ग्राफ्स ऑब्टेन किए थे मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे, तो उनके कुल मिला के 4 रिजल्ट्स आए थे और वो चारों रिजल्ट्स जिनकी बहस में मैं नहीं जा रहा, क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। इन रिजल्ट्स को मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स की मदद से मैक्सवेल प्लैंक ने एक्सप्लेन किया था कि जिसके मुताबिक ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस बेसिकली कॉन्टिन्यूस वेव्स नहीं होती, बल्कि एनर्जी के पैकेट्स या बंडल्स या डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं, जिसको उसने क्या नाम दिया था, क्वांटा का नाम दिया था। रिजल्ट यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि प्लैंक्स की असम्पशन के मुताबिक एनर्जी फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, पार्टिकल्स, बंडल्स कॉल्ड क्वांटा, कि जिनकी ग्रैनुअल नेचर होती है। ये ग्रेन्स से निकला हुआ वर्ड है, जर्रे जिसके मायने होते हैं, रादर देन एज अ कॉन्टिन्यूस वेव्स। वही बात जैसे कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की कि जब भी ब्लैक बॉडी अपने में से रेडिएशंस निकालती है तो रेडिएशंस बेसिकली कॉन्टिन्यूस वेव्स की शक्ल में नहीं निकलती, बल्कि एनर्जी के पैकेट्स या पार्टिकल्स या बंडल्स की शक्ल में निकलती है, जिसको मैक्सवेल प्लैंक ने क्या नाम दिया था, क्वांटा का नाम दिया था। मैक्सवेल प्लैंक के इसी काम को आइंस्टाइन ने आगे एक्सटेंड किया और एक्सटेंशन में सबसे पहले तो काम ये हुआ कि उसने क्वांटा को क्या नाम दिया, फोटोन का। अब जाहिर सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट आइंस्टाइन, उसका सिर्फ इतना काम तो नहीं हो सकता कि वो क्वांटा को फोटोन का नाम दे के पीछे हट जाए। आइंस्टाइन ने प्लैंक के कॉन्सेप्ट को आगे एक्सटेंड किया। आइंस्टाइन के मुताबिक ये जो पैकेट्स होते हैं जिनको उसने फोटोन का नाम दिया है, ये एक डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होते, डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, यानी इंटेग्रल अरेंजमेंट हुई होती है 1 2 3 4, यानी 1 और 2 के दरमियान बाकायदा आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक गैप दिखाई दे रहा है, और ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकते। ये भी अगेन व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइंस्टाइन एक्सटेंडेड दिस आइडिया एंड पोस्टुलेटेड दैट टाइनी पैकेट्स और बंडल्स और पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ रेडिएशन एंड कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, और उसने इनको क्या नाम दिया था, फोटॉन्स का नाम दिया था। मैक्सवेल प्लैंक के मुताबिक अगर एक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी f है तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल्स hf, कि जिसमें f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन, इसमें E क्या है, एनर्जी ऑफ द फोटॉन, और इसमें h क्या कहलाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कि जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। बाय द वे, ये जो जूल सेकंड है ये एंगुलर मोमेंटम का भी यूनिट होता है। अब यहां से देखें एमसीक्यू का कितना अहम रिजल्ट बन गया कि प्लैंक्स कांस्टेंट के यूनिट्स और एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। द यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर सिमिलर टू दोज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए बात को फिर थोड़ा सा तरतीब से लेके चलते हैं। प्लैंक ने ये आइडिया प्रपोज किया, ये असम्पशन प्रपोज की कि किसी भी ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशंस बेसिकली कॉन्टिन्यूस वेव्स नहीं होती, बल्कि एनर्जी के पैकेट्स या पार्टिकल्स होते हैं, जिसको उसने क्या नाम दिया था, क्वांटा। और एक क्वांटा की एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल्स hf, f फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वांटा, E एनर्जी ऑफ द क्वांटा, एंड h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, की जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आइंस्टाइन ने प्लैंक्स के काम को आगे एक्सटेंड किया, उसने क्वांटा को क्या नाम दिया, फोटोन का, एंड उसने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया कि जो फोटॉन्स होते हैं ये एक डिस्क्रीट नेचर के होते हैं, इंटेग्रल नेचर के होते हैं, रेडिएशंस का हिस्सा होते हैं, इंटेग्रल पार्ट ऑफ
रेडिएशंस और इनको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। फर्दर आइंस्टाइन का काम आगे क्या था? उसकी बड़ी फेमस इक्वेशन आप सबको याद होगा, E इक्वल्स mc स्क्वेयर। इसको यूं भी लिखा जा सकता है E इक्वल्स mcc, जिसमें ये mc क्या है? मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया? E इक्वल्स pc। रिमेंबर आर्म ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम क्या होगा? P इक्वल्स mv, जबकि फोटोन के लिए मोमेंटम क्या होगा? ऑफ कोर्स P इक्वल्स mc। सो ये आइंस्टाइन की वही क्वेश्चन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर, E इक्वल्स pc। अच्छा, फर्दर आप सबको पता है कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए या फोटॉन्स के लिए c यानी स्पीड किसके बराबर होती है? f लैम्डा। तो यहां से अगर मैं f की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? c बाय लैम्डा। और अगर मैं इस वैल्यू को f की यहां पर प्लेस कर दूं तो E इक्वल्स एच एफ आपको किस में चेंज होता दिखाई दे रहा है? E इक्वल्स एच सी बाय लैम्डा। इसमें फर्दर अगर इसको आगे लेके चलें तो ये तो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि P किसके बराबर होता है? एम सी के, और इसको क्या लिखा जा सकता है? एच बाय लैम्डा भी लिखा जा सकता है। ये तमाम आइंस्टाइन की E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर से निकलने वाले रिजल्ट्स हैं। यानी आइंस्टाइन ने अपनी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर की इक्वेशन को प्लैंक्स की E इक्वल्स एच एफ की इक्वेशन से कंपेयर करके ये मुख्तलिफ पॉसिबल रिजल्ट्स इंड्यूस करवाए। और ये रिजल्ट क्या शो कर रहे हैं कि एनर्जी मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये तो रिजल्ट ऑफ कोर्स क्या शो कर रहा है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, एंड दे ऑल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब यहाँ पे एमसीक्यू का रिजल्ट बन गए। जैसे जैसे फोटोन की वेवलेंथ क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी, उसका मोमेंटम, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। और अगर हमारे पास एक फोटोन है तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एच एफ या एच सी बाय लैम्डा। अगर हमारे पास दो फोटॉन्स हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? 2hf या 2hc बाय लैम्डा। अगर हमारे पास 3 फोटॉन्स हो तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? 3hf या 3hc बाय लैम्डा। और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स हो तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स nhc by lambda, जिसमें n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, h is the Planck's constant, c is the speed of photon, lambda is the wavelength of the photon, and E is the energy of the photon. So this is the expression for energy of n number of photons present in any given electromagnetic radiations. अब यहाँ पे जो फर्दर मैंने बात आपके साथ डिस्कस करनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस का या फोटोन का स्पेक्ट्रम है। तो फोटोन का स्पेक्ट्रम आप देख सकते हैं कहां से स्टार्ट होता है, आपको दिखाई दे रहा है लॉन्ग रेडियो वेव्स से। उसके बाद क्या आ जाती है? रेडियो वेव्स की, जिनकी दो कैटेगरीज AM और FM। AM स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और FM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देन माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, और फिर वो फोटॉन्स या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट या रेडिएशंस या रेज आती हैं जो हम हाली आंख से देख सकते हैं। दे आर नोन एज विजिबल, कि जो कि कहां से स्टार्ट हो रही हैं? 700 नैनोमीटर, विच इज ऑफ कोर्स द वेवलेंथ ऑफ रेड, ऑलमोस्ट द वेवलेंथ ऑफ रेड। और कहां पे खत्म हो रही है? 400 नैनोमीटर, विच इज ऑफ कोर्स द वेवलेंथ, ऑलमोस्ट द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या रेड की वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में आपको क्या दिखाई दे रही है? 700 नैनोमीटर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4.2 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी 1.7 EV। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको विजिबल स्पेक्ट्रम में कितनी दिखाई दे रही है? 400 नैनोमीटर। इसकी फ्रीक्वेंसी 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज और इसकी एनर्जी 3.1 EV। तमाम एमसीक्यूज के रिजल्ट हैं। अब विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद या विजिबल रीजन के बाद UV यानी अल्ट्रावायलेट रीजन, देन एक्स रेज, और वाइंड अप कहां पे हो रहा है? गैमा रेज पे। रिमेंबर, लेफ्ट से राइट जाते हुए यानी लॉन्ग रेडियो वेव से गैमा रेज तक जाते हुए एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, जबकि वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है। यानी इस पूरे रीजन में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? लॉन्ग रेडियो वेव्स की। और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? गैमा रेज की। उल्टा बोलूं, इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा मोमेंटम या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी
या सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, गामा रेस की, और ये तमाम चीजें सबसे कम किसके लिए होंगी, रेडियो वेव्स के लिए होंगी, लॉन्ग रेडियो वेव्स के लिए होंगी। अच्छा आगे, इसको इतना पढ़ने का हमारा मकसद क्या है, इसको इतना डिटेल तरीके से डिस्कस करने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें भी वेव पार्टिकल डुअल नेचर आपको छुपी हुई दिखाई दे रही है। यानी वो तमाम फोटॉन्स के जिनकी एनर्जी 1 MeV के क्लोज होगी, लाइक गैमा फोटॉन्स, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, पार्टिकल नेचर की तरह। और वो तमाम फोटॉन्स के जिनकी एनर्जी 10⁻⁻10 EV के आसपास होगी, रेडियो वेव्स के फोटॉन्स, वो कैसे बिहेव करेंगे, लाइक वेव नेचर। ये आगे जाके काफी तफसीली तरीके से हम पढ़ेंगे कि फोटॉन्स के पास दोनों नेचर होती हैं, यानी वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। दिस इज नोन एज ए वेव पार्टिकल डुअल नेचर वेरी फेमसली, बट किसी एक वक्त में कोई एक नेचर प्रोमिनेंट होगी। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गैमा रेस के फोटॉन्स which are close to energy wise 1 mega electron volt, they behave like particles, और रेडियो वेव्स के photons which are close to 10⁻⁻10 electron volt energy wise, they behave like a wave। इससे पहले कि हम एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के कुछ MCQs डिस्कस करें, कुछ शॉर्टकट्स जो जाहिर सी बात है आपको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बचा लेंगे। मसलन एनर्जी ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला क्या होता है, E = hc/λ। आप सबको पता है h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, कि जिसकी वैल्यू मैं पहले भी आपको बता चुका हूं 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड, जबकि c क्या है, स्पीड ऑफ फोटोन या स्पीड ऑफ लाइट, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं h की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दूं और c की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो ऊपर वाला फैक्टर आ जाएगा ये 2 × 10⁻⁻25 ओवर लैम्डा, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ गिवन फोटोन, कि जिसकी आपने एनर्जी निकालनी है। तो ये एनर्जी निकालने का शॉर्टकट इन टर्म्स ऑफ जूल। आगे चलें, मोमेंटम P = h/λ। अभी हमने पढ़ा कि C किसके बराबर होता है, F लैम्डा के, तो यहां से लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, C/F के। तो P = h/λ, और लैम्डा की जगह क्या आ गया, C/F। सो फॉर्मूला कम्स आउट टू बी hf/c। अगेन h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो h और c को जब मैं सॉल्व करूंगा तो दिस इज द मोमेंटम 2.42 × 10⁻⁻42 f, where f is the frequency of a photon। तो ये किसी भी MCQ में फोटोन की एनर्जी जूल में निकालने का शॉर्टकट, और ये किसी भी MCQ में फोटोन का मोमेंटम न्यूटन सेकंड में निकालने का शॉर्टकट। और अगर आपने किसी भी MCQ में फोटोन की एनर्जी किस में निकालनी है, EV में निकालनी है, तो आपको इस रिजल्ट को, जिसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आपने किसी भी MCQ में फोटोन की एनर्जी जूल में निकालनी है तो उसका शॉर्टकट होगा ये 2 × 10⁻⁻25 ओवर लैम्डा। और अगर आपने किसी भी फोटोन की एनर्जी EV में निकालनी है तो उसका शॉर्टकट ये 1.24 × 10⁻⁻6 लैम्डा। और अब एनर्जी किस में निकल रही है, EV में निकल रही है। अब इन्हीं बातों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQs देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1240 नैनोमीटर। आपके पास एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, 1240 नैनोमीटर। आपने उसकी क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। तो शॉर्टकट यूज करें, जरा ध्यान से देखिएगा। रिपीट, मैं फिर क्या करने लगा हूं, शॉर्टकट यूज करने लगा हूं। तो हमारे पास शॉर्टकट क्या है, E = 1.24 × 10⁻⁻6 over lambda. Now what is lambda? 1240 nanometer, that is 1240 × 10⁻⁹. Now please ध्यान से देखिएगा, E = 1240 × 10⁻⁹ × 10⁻⁶, और मैं इसे 1.24 को क्या लिख सकता हूं, 124/100। नो मेरा नहीं ख्याल मुझे आगे को बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। ये 124 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 1 2 और 3 जीरोस इस माइनस से कैंसिल होकर से क्या कर देंगे, -6, और ये -6 और -6 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सब कुछ आपको कैंसिल होता है दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा,
1 eV यानी अल्फा। तो आप देख सकते हैं आपका शॉर्टकट्स आपके इस एमसीक्यू को कितना आसान कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज एमसीक्यू देखिएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻20 हर्ट्ज। आपके पास एक फोटोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10⁻20 हर्ट्ज। आपने उसका क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो अभी मैंने शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस किया क्या, P इक्वल्स 2.42 इंटू 10⁻42 इंटू F। नाउ व्हाट इज F? 10⁻20। तो 2.42 इंटू 10⁻42 इंटू 10⁻20 और -42 और 20 आपस में कैंसिल होके क्या बनेगा, -22। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, 40 यानी 2.2 इंटू 10⁻22 न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। The following list shows photons of 3 different energies. M photon of 100 meter wavelength, N photon of 500 nanometer wavelength, O photon of 10⁻⁻2 meter wavelength. Now सवाल क्या है, then which of the following sequence is correct with respect to energy comparison of photons M and N? O, option A, M is greater than N and N is greater than O. Option B, M is less than N and N is less than O. Option C, M is less than O and O is less than N. Option D, O is less than N and N is less than M. Now आप सबको पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स hc बाय लैम्डा। ये क्या शो कर रहा है कि एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ प्लीज ध्यान से, सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको किसकी दिखाई दे रही है, M की। सबसे कम वेवलेंथ आपको किसकी दिखाई दे रही है, N की। इसका मतलब M की अगर वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो M की एनर्जी मिनिमम होगी, और अगर N की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है तो N की एनर्जी मैक्सिमम होगी। यानी अगर मैं एनर्जी वाइज कंपैरिजन करूं तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, M की, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, N की, और दरम्यान में ऑफ कोर्स कौन लाई करेगा, O। तो अगर मैं यहां पे इनइक्वालिटीज के साइंस ध्यान से लगाऊं तो यूं लगेंगे, यानी एनर्जी वाइज N की एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद O की, और सबसे कम एनर्जी आपको किस में दिखाई दे रही है, M में दिखाई दे रही है। तो एनर्जी वाइज कंपैरिजन आपको कौन सी ऑप्शन देगा, 40। वेवलेंथ वाइज तरतीब उल्टी हो जाएगी, M की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद O की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी, N की। लेकिन क्वेश्चन वेवलेंथ का नहीं था, क्वेश्चन एनर्जी का था। प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 100 A0, बाय द वे A0 इज एंगस्ट्रॉम या एंगस्ट्रॉन, विच इज 10⁻⁻10 मीटर is option A 6.63 into 10⁻⁻26 Newton second, option B 6.63 into 10⁻⁻28 Newton second, option C 6.63 into 10⁻⁻22 Newton second, option D 6.63 into 10⁻⁻21 Newton second। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि फोटोन के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स H ओवर लैम्डा। तो मेरे पास H क्या है, 6.6 into 10⁻⁻34 and what is lambda, 100 A0, यानी 100 into 10⁻⁻10 ऊपर लिखा भी है। आगे तो मेरे हाथ से जुबानी सवाल भी हो सकता है। ये 2 0 से कैंसिल होंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 10⁻⁻8। वो 10⁻⁻8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻+8, जो जब -34 में से माइनस होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि माइनस और प्लस जब भी इकट्ठे आए तो नेगेटिव माइनस ही होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का लगता है। तो जब -34 + 8 होगा तो आंसर क्या आएगा, -26। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, अल्फा, यानी 6.63 into 10⁻⁻26 न्यूटन सेकंड। अब प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 4 eV इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आपके पास एक फोटोन है
उसकी एनर्जी कितनी है 4 eV की, आपने उसकी क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अभी फॉर्मूला डिस्कस किया कि एफ किसके बराबर होता है, ई के, तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, ई ओवर एच। प्लीज ध्यान से, व्हाट इज ई, 4 eV, 4 और आगे क्या है eV। 1 eV किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड व्हाट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10⁻34। नौसा ध्यान से देखें, तो 4 इंटू 1.6 इज 6.4। I repeat 4 into 1.6 is 6.4 and this is almost 6.6। इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो आंसर इससे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। 10⁻⁻34 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10⁻+34, जिसके साथ पहले से क्या मौजूद है 10⁻⁻19 प्लस 34 माइनस 19 कम्स आउट टू बी 10⁻+15। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, इफ ई इज द एनर्जी, पी इज द मोमेंटम, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड सी इज द स्पीड ऑफ फोटॉन्स, यानी तमाम पैरामीटर्स फोटोन के लिए, देन विच इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सही नहीं है। तो E इक्वल्स PC, तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, चलें एक दफा फिर रिकॉल कर लेते हैं कि E किसके बराबर होता है, MC स्क्वायर के या MCC, और इसमें ये MC क्या है, मोमेंटम, PC। अल्फा इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नो बीटा तो अभी हम पिछले MCQ में कर चुके हैं कि वो भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, P इक्वल्स h/λ। नो व्हाट अबाउट चार्ली, नो चार्ली को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि दो एनर्जीज को इक्वेट कर देते हैं। इसमें से एक एनर्जी है HF और एक एनर्जी अभी आपके साथ डिस्कस की PC। तो यहां से अगर मैं F निकालूं तो F कम्स आउट टू बी PC/H, और ये मुझे चार्ली में दिखाई दे रहा है। और एसएमसीक्यू को करने का यही तरीका होता है कि अगर आपने गलत सेंटेंस तलाश करना है तो सही सेंटेंस आपके सामने अगर आ जाए तो गलत का खुद ही पता चल जाता है। अल्फा इज करेक्ट, सो इज बीटा, so is Charlie, so the incorrect option and the answer of this MCQ is of course delta, ये correct नहीं है। Next MCQ please देखिएगा, the photon in a radio wave of wavelength 3 into 10⁸ centimeter has an energy of A 6.63 into 10⁻⁻30 joule, B 6.63 into 10⁻⁻32 joule, C 6.63 into 10⁻⁻36 joule, D 6.63 into 10⁻⁻28 जूल। आपके पास वेवलेंथ गिवन है, आई रिपीट आपके पास वेवलेंथ गिवन है और आपने क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया शॉर्टकट, E इक्वल्स 2 इंटू 10⁻⁻25 ओवर लैम्डा। अभी लेक्चर की शुरू में डिस्कस किया। नाउ E इक्वल्स 2 इंटू 10⁻⁻25 ओवर लैम्डा कितना है आपके पास 3 इंटू 10⁸ और आगे क्या है सेंटीमीटर विच इज 10⁻⁻²। अब यहां पर अगर मैं पुराना तरीका अडॉप्ट करूं जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुका हूं कि नॉन जीरो नंबर से बिहेवियर पता चलाने की कोशिश करें तो हमारी इतनी हेल्प इसलिए नहीं होगी कि 2/3 कम्स आउट टू बी 0.66 और मुझे तमाम ऑप्शंस ही 6 और 6 से स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। तो 10 की पावर्स को अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 8 - 2 कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स 6। ये 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं 8 - 2 कम्स आउट टू बी 6। ये 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो -6 जब -25 के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा 0.66 इंटू 10⁻⁻31। और जब मैं 0.66 को क्या बना दूंगा 6.6 बना दूंगा तो -31 मजीद कम होके -32 हो जाएगा। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा बीटा। बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं।
इससे पहले कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करें, हमें ये पता होना चाहिए, और ये भी एमसीक्यूज के बड़े अहम रिजल्ट हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कि जो फोटॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो मैटर के साथ तीन मुख्तलिफ तरीकों से इंटरेक्शन शो कर सकती हैं, जिसमें से पहला तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारा अगला आर्टिकल है जो हम लोगों ने डिटेल तरीके से पढ़ना है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब फोटोन की एनर्जी, रिमेंबर ई इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, आई रिपीट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब फोटोन की एनर्जी 0.51 MeV से लेस हो। कॉम्पटन्स इफेक्ट कब होगा? जब फोटोन की एनर्जी 0.51 MeV से ज्यादा हो, लेकिन 1.02 MeV से कम हो, यानी फोटोन की एनर्जी 0.51 MeV और 1.02 MeV के दरमियान में लाई कर रही हो। और पेयर प्रोटेक्शन कब होगी? जब फोटोन की एनर्जी 1.02 MeV के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, यानी 0.51 MeV से लेस एनर्जी वाला फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अंडरगो करेगा, 0.51 MeV से ज्यादा और 1.02 MeV से कम एनर्जी वाला फोटोन कॉम्पटन्स इफेक्ट अंडरगो करेगा। और ऐसा फोटोन के जिसकी एनर्जी 1.02 MeV के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, वो पेयर प्रोडक्शन शो करेगा। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब भी किसी मेटल पे एक खास फ्रीक्वेंसी वाली या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं। ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के सर्किट में जो करंट फ्लो करवाते हैं दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या सिर्फ फोटो करंट भी कहा जाता है। और ओवरऑल ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी हुई है, emission of electrons by a metal when it is exposed to photons यानी light of a suitable frequency। बाय द वे, किसी भी मेटल के लिए एक कम से कम फ्रीक्वेंसी होती है कि जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उससे कम वाली फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को F0 से रिप्रेजेंट करूं तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या होगी कि फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या तो ज्यादा होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट है। द कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द मेटल मस्ट बी आइदर इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट, एक्सरे प्रोटेक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। एक्सरे प्रोटेक्शन में अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन्स मेटल पे फॉल करके फोटॉन्स निकालते हैं, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है कि फोटॉन्स मेटल पे फॉल करके इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। तो एक्सरे प्रोटेक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं। ये इफेक्ट एक्सप्लेन किसने किया था? आइंस्टाइन ने, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैनुलर नेचर, क्वांटम थ्योरी, फोटोनिक थ्योरी। आगे जाके इंशाल्लाह उस पर तफसीली बहस करते हैं। और ये इफेक्ट बेसिकली लाइट की कौन सी नेचर शो कर रहा है? पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको क्या बता रहा है कि जब फोटोन मेटल पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है, तो मेटल्स में छुपे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब मूविंग फोटोन डज हैव मोमेंटम, जो कि क्या शो कर रहा है कि फोटोन की यहाँ पे कौन सी नेचर प्रोमिनेंट हो रही है? पार्टिकल नेचर प्रोमिनेंट हो रही है। और ये ऑफ कोर्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है। अगेन यहाँ पे मैंने एमसीक्यू का बड़ा अहम रिजल्ट लिखा हुआ। अगर आप देखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे सुटेबल लाइट कौन सी है? अल्ट्रावायलेट, यूवी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि इंफ्रारेड से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता या विजिबल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता है। इंफ्रारेड से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है और विजिबल से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर कोई मेटल, जाहिर सी बात है, इंफ्रारेड और विजिबल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अंडरगो नहीं कर रही होगी, तो फिर आपको जाहिर सी बात है क्या चाहिए होगा? यूवी लाइट का सोर्स ही चाहिए होगा। जैसे कि भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हर मेटल के लिए एक कम से कम फ्रीक्वेंसी होती है कि जिससे नीचे वाली लाइट उस मेटल पे फॉल करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अंडरगो नहीं करवा सकेगी, एक्सरसाइज नहीं करवा सकेगी। एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी भी हुई है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच
नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स और नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। और इसको समझने के लिए मैंने आपकी टेक्स्ट बुक वाली ही डायग्राम यहाँ पे ऑपरेटर्स के तौर पे ड्रॉ कर दी हुई है। ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है कि जिसमें ये मेटालिक प्लेट की शक्ल का कैथोड है जो कि बाय द वे सेल के कैथोड से अटैच हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हुआ है, और ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है दिस इज एनोड जो कि बाय द वे सेल के हाई टर्मिनल या एनोड या पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हुआ है। दिस इज अ कलर फिल्टर, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज ऑफ कोर्स एन एमीटर, दैट इज ऑफ कोर्स अ वोल्टमीटर। तो हो क्या रहा है कि जो ही सोर्स से निकलने के बाद लाइट किस पे फॉल करती है, कैथोड पे फॉल करती है, तो एमीटर और वोल्टमीटर दोनों डिफ्रैक्शन शो करना शुरू कर देते हैं। एमीटर वोल्टमीटर दोनों का डिफ्रैक्शन शो करना क्या शो कर रहा है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया कि जिसने क्या फ्लो करवाना शुरू कर दिया है, करंट फ्लो करवाना शुरू कर दिया, एंड दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो करंट। और ये करंट कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक कैथोड पे क्या फॉल करती रहेगी, लाइट फॉल करती रहेगी, जैसे कि मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। और अब ये देखने के लिए कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हम सोर्स की पोलैरिटी क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, यानी सेल को उल्टा लगा देते हैं। और सेल को उल्टा लगाने से क्या होगा कि कैथोड हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा और एनोड लो पोटेंशियल पे चला जाएगा। लेकिन इसके दौरान याद रखिएगा हमने कैथोड पे लाइट फॉल करना बंद नहीं की, और मैं अभी भी कैथोड को कैथोड ही कहूंगा, हालांकि वो अब पॉजिटिव हो चुका हुआ है, मैं इसको एनोड नहीं कहूंगा ताकि बात कंफ्यूज ना हो जाए। तो कैथोड पहले भी कैथोड था, कैथोड अब भी कैथोड है, सिमिलरली एनोड पहले भी एनोड था, एनोड अब भी एनोड है, लेकिन अब कैथोड की पोलैरिटी और एनोड की पोलैरिटी पहले के मुकाबले में रिवर्स हो चुकी है, क्योंकि आपने सेल उल्टा लगा दिया, यानी अब कैथोड हाई पोटेंशियल पे है और अब एनोड लो पोटेंशियल पे है। ना इस सारी डिस्कशन के दौरान हमने कैथोड पे लाइट फॉल करवाना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बंद नहीं की, यानी कैथोड पे लाइट लगातार क्या करती जा रही है, फॉल करती जा रही है, जिससे कैथोड अपने में से लगातार इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा। वो इलेक्ट्रॉन्स किधर को जा रहे होंगे, एनोड की तरफ, लेकिन अब एनोड लो पोटेंशियल पे आने की वजह से अपनी तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू कर देगा, रिपेल करना शुरू कर देगा। नतीजतन जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी वो रुक जाएंगे, लेकिन जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी वो अभी भी अपनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से एनोड की तरफ जाने का सिलसिला क्या रखेंगे, जारी रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि रिवर्स नेगेटिव वोल्टेज में इजाफा करना शुरू कर देंगे, यानी एनोड की नेगेटिविटी में इजाफा करना शुरू कर देंगे, जिससे एनोड अपनी तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पहले के मुकाबले में ज्यादा फोर्स के साथ रिपेल करना शुरू कर देगा। नतीजा एनोड की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स आहिस्ता आहिस्ता रुकते जाएंगे, उनकी तादाद क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में रुकेंगे ये वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। देखें कॉमन सेंस है, जो इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले रुके उनकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स सबसे लास्ट में रुके उनकी एनर्जी, इसका मतलब सबसे ज्यादा होगी। ये ऑपोजिट रिवर्स वोल्टेज कि जो कि इवन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी इवेंचुअली क्या कर देता है, रोक देता है, और जिससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो ही ये कंडीशन अचीव होती है हम वोल्टमीटर की मदद से ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मदद कर लेते हैं कि जिसकी वैल्यू या जिसको हमने क्या सिंबल असाइन किया हुआ है, बी नॉट का सिंबल असाइन किया हुआ है। और आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके मुताबिक डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज इन देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ई वी नॉट, वे ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अगर मैं के ई मैक्स की जगह हाफ एम वी मैक्स, टिपिकल फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, रिप्लेस कर दूं, तो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ना सिर्फ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल ली, बल्कि मैक्सिमम वेलोसिटी भी आपने निकाल ली। वे वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। मैं फिर बोल रहा हूं कि वी नॉट वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो रिवर्स नेगेटिव वोल्टेज ऑफ द एनोड है कि जिस पे इवेंचुअली फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, और इवन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं। अब हमें कुछ यहाँ पे इफेक्ट डिस्कस करने हैं, जिसमें से सबसे पहला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे होता है, फॉल करने वाली लाइट की
ब्राइटनेस के साथ। क्या दिखाई दे रहा है रिजल्ट आपको? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड आईपी वेयर आईपी इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब किसी मेटल पे फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी में अगर क्या होगा, इजाफा होगा, तो मेटल से निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में भी क्या होगा, इजाफा होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। लेकिन इंटेंसिटी का निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और उनको रोकने के लिए रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई ताल्लुक नहीं है। इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड वी नॉट, बल्कि मुझे उल्टा बोलना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड वी नॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसा कि ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है कि अगर मैं फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी और फ्लो करने वाले फोटोइलेक्ट्रिक करंट के दरमियान क्या ड्रॉ करूं, ग्राफ ड्रॉ करूं, तो वो आपको इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करूं, तो आपको ग्राफ क्या दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो क्या शो कर रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ने के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ने के साथ के मैक्स या वी नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बिहेवियर आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, क्या आपके पास एक मेटल थी, उस पे दो रेस लाइट की बीम्स क्या कर रही हैं, फॉल कर रही हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसीज क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी सेम नहीं है। पहली वाली रे की इंटेंसिटी कम है, दूसरी वाली रे की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं चूंकि दोनों एक ही मेटल पे फॉल कर रही हैं, दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, बिल्कुल सेम है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बिल्कुल सेम चाहिए। लेकिन आपको दोनों के पैदा किए हुए फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम दिखाई नहीं दे रहे। अगर ये I2 है और ये I1 है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, I2 इज ग्रेटर देन I1। आप इस I को इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग लाइट भी ले सकते हैं और आप इस I को फ्लो करवाया हुआ फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, यानी किसी मेटल पे अगर फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी में क्या होना शुरू हो जाए, इजाफा होना शुरू हो जाए, तो फिर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में भी क्या होना शुरू हो जाएगा, इजाफा। और उनको रोकने के लिए फिर जाहिर सी बात है आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा करना पड़ेगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स, ये सारे एक दूसरे तीसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी से या निकलने वाले करंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता है, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट। तो ये आपको ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है कि अगर मैं फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के दरमियान क्या बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, और ये जो आई है ये इंटेंसिटी भी हो सकता है और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है। तो ग्राफ क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो क्या शो कर रहा है कि फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क आपको पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं यही ग्राफ एफ और के मैक्स के साथ बनाऊं, तो आपको ग्राफ क्या दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। और इसमें ये एफ नॉट मैं पहले बता चुका हूं, ये क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कि जिससे नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इवन इस ग्राफ में भी आपको ये दिखाई दे रहा है, एक मेटल है, उस पर दो लाइट रेस फॉल कर रही हैं, दोनों लाइट रेस की इंटेंसिटीज क्या है, सेम है, लेकिन दोनों लाइट रेस की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। F2 इज ग्रेटर देन F1, तो F2 के जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, उसके निकाले हुए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उनको रोकने के लिए आपको रिक्वायर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि F2 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है -V2 और F1 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है -V1। मैग्नीट्यूड वाइज आपको V2 V1 से ज्यादा दिखाई दे रहा है। मसलन अगर ये कितना है, -10 वोल्ट से, तो ये कितना हो जाएगा, -15 वोल्ट। सो ये दो रिजल्ट्स आपको क्या बता रहे हैं कि फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी का ताल्लुक किसके साथ होता है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के साथ, या फ्लो करने वाले करंट के साथ, के मैक्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ नहीं। और फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किसके साथ होता है, के मैक्स के साथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ।
लेकिन इंटेंसिटी के साथ नहीं, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा आपको। कुछ रिजल्ट्स जो इस एक्सपेरिमेंट और इन सारी ऑब्जर्वेशन से आपको मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज, यानी एक ही मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। नंबर 2, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिलो एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं। एंड नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली, द इंटेंसिटी ओनली गिव्स देयर नंबर। नाउ पहला रिजल्ट क्या है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है कि मेटल में जब इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और उन पे क्या फॉल कर रही है, लाइट या फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन उस फॉल होने वाले फोटॉन से एक जैसी एनर्जी हासिल नहीं करेगा। या मैं यूं कह लूं कि अगर वो कर भी लें तो दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल में एक जितना फासला कवर नहीं करते। अब जिस इलेक्ट्रॉन को मेटल में ज्यादा फासला कवर करना पड़ेगा वो मेटल से निकलते निकलते अपनी एनर्जी काफी हद तक लॉस कर चुका होगा, और जिस इलेक्ट्रॉन को मेटल में कम फासला कवर करना पड़ेगा वो निकलते निकलते मेटल में से अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं करेगा। लेकिन ये तो बात की बात है, बात पहली ही वही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि एक ही लाइट जब किसी मेटल पे फॉल करती है तो मेटल में जो छुपे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस लाइट में छुपे हुए फोटॉन से एक जितनी एनर्जी इंड्यूस नहीं कर सकते, अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। दूसरा रिजल्ट तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला, और तीसरा रिजल्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है। जो ही लाइट क्या करती है, मेटल पे फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फॉल करने वाली लाइट की किस पे डिपेंड कर रही होती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही होती है। अगेन क्लासिकल फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, तो क्वांटम थ्योरी सामने आई, और यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का काम सामने आया कि जिसने क्वांटम थ्योरी की मदद से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक फर्स्ट करें, आपके पास एक मेटल है कि जिसपे एक फोटोन फॉल कर रहा है, फोटोन मेटल से टकराया, उसने मेटल में छुपे हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या दी, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके मेटल से कहाँ आ गया, बाहर आ गया, फोटोमिशन होगी। एक फोटोन ने आइडियल केस में एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा दिया, एमिट करवा दिया। अब मैं इस पूरे प्रोसेस के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहूं तो इक्वेशन होगी ये E इक्वल्स E1 प्लस E2 विच इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको कहा था आगे जाके आपको मैं बताऊंगा, एंड दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फोटोन E एनर्जी का है कि जिसकी वैल्यू क्या है, HF, आया, आके मेटल से टकराया, मेटल में छुपे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी क्या दे दी, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अब वो एनर्जी हासिल करके उस एनर्जी को दो तरीकों में यूटिलाइज करेगा, इस्तेमाल करेगा। कुछ एनर्जी यानी E1 उस इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने में यूज होगी, एंड दैट इज फाई। E इज HF, E1 इज फाई, और बाकी एनर्जी यानी E2 निकले हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। मैं इसको फिर रिपीट कर दूं, HF एनर्जी का फोटोन आया, आके मेटल से टकराया, मेटल में छुपे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देती, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके फाई एनर्जी यूज करेगा इलेक्ट्रॉन से मेटल से बाहर निकलने के लिए, और बाकी के मैक्स उस इलेक्ट्रॉन की किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं मिसाल देता हूं कि 10 EV का इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑफ कोर्स 10 EV का फोटोन आया, आके मेटल से टकराया, और इसमें मेटल में छुपे हुए इलेक्ट्रॉन को आइडियल केस में अपनी सारी की सारी एनर्जी दे दी। अब इलेक्ट्रॉन उस 10 EV में से 6 EV यूज करता है, एग्जाम्पल ही मैं दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन उस 10 EV में से 6 EV यूज करता है मेटल से बाहर आने के लिए, तो दैट 6 EV इज बेसिकली 5, और बाकी 4 EV उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन की किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो HF कितना था, 10 EV, 5 कितना था, 6 EV, के मैक्स कितना था, 4 EV, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फाई इज नोन एज अ वर्क फंक्शन, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल। किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए जो आपको कम से कम एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज नोन एज फाई, यानी वर्क फंक्शन, और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे डिपेंड करता है। अब मैंने यहां पे फाई का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, HF नॉट, जिसमें H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और F नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सवाल पैदा होता है फॉर्मूला कहां से आया, तो अगर फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, अगर फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के क्या हो, इक्वल हो, तो याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, लेकिन
फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये भी एमसीक्यू का रिजल्ट कि अगर फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब के मैक्स क्या हो गया, 0। अब अगर मैं इस डाटा और इस डाटा को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं तो h की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स h, f की जगह क्या आ जाएगा, f0 इक्वल फाई, और के मैक्स की जगह क्या आ गया, 0। सो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूला भी आ गया। तो अब अगर मैं इस फाई की वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पे, तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन बन जाती है, अकॉर्डिंग टू विच hf इक्वल्स hf नॉट प्लस हाफ mb मैक्स स्क्वायर, कि जिस एक्सप्लेनेशन पे इवेंचुअली आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था। कुछ साइड इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। सोडियम एंड पोटाशियम के बने हुए कैथोड विजिबल लाइट निकालते हैं। सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर का बना हुआ कैथोड इंफ्रारेड निकालता है, और कुछ मेटल्स अपने में से यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज भी निकालती हैं। कब, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होगा। कुछ एमसीक्यूज कि जिससे हम अपनी बात को आगे कैरी ऑन करेंगे। 2 rays fall on 2 similar metal plates such that one is red and other is blue. Which of the given curves is for blue and for red if both rays have same intensity? ये कर्व है। ऑप्शन ए कर्व A is for red, ऑप्शन B कर्व B is for blue, ऑप्शन C both A and B, ऑप्शन D कर्व A is for blue and कर्व B is for red। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो कर्व है ये A के लिए, और आपको इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये दिखाई दे रहा है से -v2, और ये जो कर्व है ये किसके लिए है, B के लिए, और आपको इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो दिखाई दे रहा है से -v1। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको नजर आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज v2 इज ग्रेटर देन v1। तो इसका क्या मतलब है कि जो ए रे है, रे ए, मैं फिर बोल रहा हूं कि जो रे ए है या जो ग्राफ ए में जो आपको रे दिखाई दे रही है, इसके निकाले हुए इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स ताल्लुक किसके साथ होता है, वेवलेंथ के साथ। इसका मतलब जो कर्व ए है वो किसी ऐसी लाइट को शो कर रहा है कि जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है, कि जिसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होगा। एनर्जेटिक लाइट का मतलब क्या है, ये जो कोई भी लाइट है इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और इसकी वेवलेंथ कम है। अच्छा, अगर आपको सेंटेंसेस समझ नहीं आए तो जरा बी का एनालिसिस कर लें। बी का स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको कितना दिखाई दे रहा है, -v1, के जो कि v2 से मैग्नीट्यूड वाइज कम है। इसका मतलब ग्राफ बी किसी ऐसी लाइट को शो कर रहा है जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स निकाल रही है, कि जिनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम चाहिए होगा। कम एनर्जी वाली लाइट का मतलब क्या है, कम फ्रीक्वेंसी। कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट का मतलब क्या है, ज्यादा वेवलेंथ। तो कर्व ए रिप्रेजेंट्स अ शॉर्टर वेवलेंथ and curve B represents a longer wavelength, and among the given colors blue is of shorter wavelength and red is of a longer wavelength। इसका मतलब कर्व A किसको शो कर रहा है, ब्लू लाइट की परफॉर्मेंस को, और कर्व B किसको शो कर रहा है, रेड लाइट की परफॉर्मेंस को। आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा। कर्व A is for blue and कर्व B is for red। नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव टाइप एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हु गॉट नोबेल प्राइज ऑन विच थ्योरी ऑन एक्सप्लेनिंग दिस इफेक्ट? आइंस्टाइन, आइंस्टाइन क्वांटम, हर्ट्ज, आइंस्टाइन क्वांटम, आइंस्टाइन हर्ट्ज क्वांटम, नन ऑफ दीज। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रपोज किया था या डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने। इसको एक्सप्लेन किसने किया था, आइंस्टाइन ने, और थ्योरी कौन सी थी, क्वांटम। तो पहले किसका जिक्र है, डिस्कवर्ड का, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, हर्ट्ज। बाद में किसका जिक्र है जी, नोबेल प्राइज किसको मिला था, एक्सप्लेन किसने किया था, तो दूसरा आंसर क्या होगा, आइंस्टाइन। और तीसरा जिक्र किसका है कि थ्योरी कौन सी थी, तो तीसरा आंसर होगा क्वांटम। यानी हर्ट्ज ने डिस्कवर किया, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करके नोबेल प्राइज विन किया, और आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन किस थ्योरी पे हुई थी, क्वांटम थ्योरी पे हुई थी। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा।
नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, फॉर अ मेटल प्लेट ए इवन यूवी रेज फेल टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज बिकॉज। अच्छा, एक मेटल पे आपने यूवी लाइट क्या की, फॉल की, और कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ, क्यों? ऑप्शन ए, वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ यूवी फोटोन। ऑप्शन बी, इंटेंसिटी ऑफ यूवी मस्ट बी लेस। ऑप्शन सी, वर्क फंक्शन इज लेस देन एनर्जी ऑफ यूवी फोटोन। ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी फोटोन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपके एमसीक्यू का आंसर ऑफ कोर्स क्या है, अल्फा। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन फॉल करने वाली यूवी की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। आसान अल्फाज में बात करूं, मेटल स्ट्रॉन्ग है, यूवी इसके लिए क्या होगी, वीक होगी। तो आपको इस मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए यूवी से भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाली लाइट चाहिए होगी, यूवी से भी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट चाहिए होगी। आपके एमसीक्यू का आंसर होगा अल्फा। लेकिन अगली ऑप्शन देख लें, बीटा, इंटेंसिटी ऑफ यूवी मस्ट बी लेस, वर्क फंक्शन का फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। चार्ली, वर्क फंक्शन इज लेस देन एनर्जी ऑफ यूवी फोटोन। अगर ऐसा होता कि वर्क फंक्शन लेस होता और यूवी एनर्जी के फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाना था, लेकिन सवाल में क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। डी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी फोटोन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डेल्टा और चार्ली एक ही बात है, आई रिपीट, डेल्टा और चार्ली एक ही बात है कि अगर ये होता कि यूवी की फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाना था। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। इससे एक और एमसीक्यू बनाएं। तो अब अगर किसी मेटल के लिए यूवी लाइट क्या होगी, फेल होगी। आप किसी मेटल के लिए यूवी भी क्या होगी, फेल होगी, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, तो अब आप उस मेटल पे एक्स रेज ट्राई करेंगे या गैमा रेज ट्राई करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी मेटल के लिए यूवी लाइट भी क्या हो गई है, फेल हो गई है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, तो अब आपको उस मेटल पे क्या फॉल करवानी पड़ेगी, एक्स रेज या गैमा रेज। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट ऑफ सेम पावर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज। आप ने रेड की जगह कौन सी लाइट इंट्रोड्यूस करवा दी, ब्लू। दोनों की पावर यानी दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो अब बताएं क्या होगा। तो आप सबको पता है कि n फोटॉन्स के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स NhC बाय लैम्डा। यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो दैट कम्स आउट टू बी E लैम्डा ओवर HC। नाउ दोनों लाइट रेड एंड ब्लू की इस एमसीक्यू में पावर यानी एनर्जी क्या है, सेम। H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज द कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो अगर आप रेड की जगह क्या लेके आ रहे हैं, ब्लू लेके आ रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप रेड की जगह क्या लेके आ रहे हैं, ब्लू लाइट लेके आ रहे हैं, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है, यानी वेवलेंथ ऑफ द फॉलिंग लाइट इज डिक्रीजिंग। तो जब फॉल करने वाली लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे। उसका सवाल क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज, इनमें से कौन डिक्रीज होगा। वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड, वर्क फंक्शन का ताल्लुक मेटल से होता है, फॉल करने वाली लाइट से नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी, मैक्स ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों फॉल करने वाली लाइट की पावर और एनर्जी क्या है, सेम है, तो दोनों के लिए के मैक्स भी क्या होगी, सेम होगी। चार्ली, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द कैथोड पर यूनिट टाइम। में यहां से मुझे अगला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, डेल्टा भी देख देते हैं। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, याद रखिएगा कि दो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि रेड और ब्लू दोनों की पावर और एनर्जी क्या है, सेम है। तो जब आप इस एक्सपेरिमेंट में रेड की जगह ब्लू लाइट लेके आएंगे तो वेवलेंथ कम होने की वजह से कैथोड पे फॉल करने वाले फोटॉन्स की तादाद में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। डिक्रीज का वर्ड यूज हुआ है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द कैथोड पर यूनिट टाइम डिक्रीजेस, यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, चार्ली। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज देखिएगा, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज 2 eV इज। आपके पास एक मेटल है, उसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 eV है। आपने उस मेटल के लिए रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स HF0, जबकि F0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ना इसको यूं भी लिखा जा सकता है HC बाय लैम्डा नॉट, रिमेंबर F इक्वल C बाय लैम्डा। और अगर F0 क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहां से अगर मैं लैम्डा नॉट यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आ जाएगी, HC
by 5. Now what is H? 6.6 into 10 raised to power minus 34. What is C? 3 into 10 raised to power 8. And what was the work function? 2 eV, 2 electron volt, that is 2 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. Now प्लीज मेरी कोशिश दोबारा ये होगी कि आपको समझाऊं कि नॉन जीरो नंबर से आप आंसर कैसे पता चला सकते हैं. दिस 6.6 इज क्लोज टू 6.4 और 6.4 जब 1.6 से क्या होगा डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 4. आई रिपीट 6.6 यानी 6.4 ऑलमोस्ट 1.6 से डिवाइड होके यहां पे क्या दे देगा 4. 4 इंटू 3 12 और 12 जब 2 से डिवाइड होगा तो आपके आंसर का पहला नॉन जीरो नंबर क्या आएगा 6. तो 6 वाली अगर मैं गलत नहीं हूं एक ही ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बीटा. इस तरह से 10 की पावर्स को आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. प्लीज नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लीस्ट टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इज 2.5 eV. नाउ दिस इज वर्क फंक्शन. ये वर्क फंक्शन है. When a photon of some energy is incident on the metal, electrons with kinetic energy ranging from 0 to 1.7 eV are emitted. Energy of incident photon is alpha 0.8 eV, beta 1.9 eV, Charlie 3.7 eV, delta 4.2 eV. आपने एक फोटोन को एक मेटल पे फॉल करवाया कि जिसका वर्क फंक्शन कितना था 2.5 eV. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी आपको 0 से 1.7 eV तक दिखाई दे रही है. बताएं फॉल करने वाले फोटोन की एनर्जी क्या है. ना आप सबको पता है अभी हमने डिस्कस किया आपने पढ़ा भी हुआ है. आइंस्टाइन की इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज E equals 5 plus Ke max. नो E क्या है फोटोन की एनर्जी जो आपने निकालनी है. मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूं. 5 क्या है उस मेटल का वर्क फंक्शन जिस पर लाइट फॉल कर रही है दैट इज 2.5. और अब जरा ध्यान से Ke max ये है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की रेंज कि जिसमें मिनिमम वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको 0. मैक्सिमम कितनी दिखाई दे रही है 1.7. तो Ke max की जगह क्या आ जाएगा 1.7. अब इस सिंपल एडिशन का क्वेश्चन बन गया. 2.5 plus 1.7 comes out to be 4.2 eV. आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा. नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा. द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.3 eV. ऑफ कोर्स दिस इज 5. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल इज. अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा. वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है H F नॉट. तो F नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 5/H यानी वर्क फंक्शन ओवर H. और व्हाट इज वर्क फंक्शन 3.3 eV यानी 3.3 into 1.6 into 10 raised to power minus 19. And what is H? Of course, a Planck's constant, that is 6.6 into 10 raised to power minus 34. Again, non-zero numbers. आंसर बता देंगे कैसे. अगर मैं ये डेसिमल और ये डेसिमल रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 33/66. Now 33/66 is 1/2. और इस 1.6 को क्या लिखा जा सकता है 16/10. 10 बाद में देखेंगे 10 की पावर्स के साथ टैकल होगा. और प्लीज ध्यान से देखिएगा 33/66 इज 1/2 एंड दिस 16/2 इज 8. तो आपका आंसर कहां से स्टार्ट होगा 8 से. आपके आंसर का पहला या अकलौता नॉन जीरो नंबर क्या होगा 8. और ऐसे मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है. कौन सी वाली अल्फा. आज का लास्ट आर्टिकल जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल. फ्रेंच साइंटिस्ट था विक्टर लुई डिब्रॉय या विक्टर लुइस डे ब्रॉगले कि जिसने ये प्रपोज किया था कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है कि जिसकी मास क्या है m और वो किससे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप उस पार्टिकल की वेवलेंथ निकाल सकते हैं which is lambda equals h/mv. h is the Planck's constant बहुत दफा डिस्कस हो चुका है. m is the mass of the particle moving with the velocity of v and lambda is its wavelength और इसको h/p भी लिखा जा सकता है. रिमेंबर जब आप ये फॉर्मूला पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो p की जगह क्या आएगा mv. जब आप ये फॉर्मूला फोटोन के लिए लिखेंगे तो p की जगह क्या आ जाएगा mc आ जाएगा. नो ये वेव पार्टिकल डुअल नेचर का स्टार्ट है.
या ये वेव पार्टिकल डुअलिटी को शो करता है कि यूनिवर्स में हर वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और हर पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन किसी एक वक्त में कोई एक नेचर क्या होगी, प्रोमिनेंट होगी। बाज दफा मैस डिसाइड करती है कि कौन सी नेचर प्रोमिनेंट होगी, बाज दफा फिनोमेना डिसाइड करता है। मसलन अगर मैस ज्यादा होती जाएगी तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, पार्टिकल नेचर प्रोमिनेंट होती जाएगी। अगर मैस कम होती जाएगी तो वेवलेंथ ज्यादा होती जाएगी, वेव नेचर प्रोमिनेंट होती जाएगी। तो मैस ज्यादा होने का मतलब पार्टिकल नेचर प्रोमिनेंट होना और मैस कम होने का मतलब वेव नेचर प्रोमिनेंट होना। डुअल नेचर है लेकिन किसी एक वक्त में एक सुपीरियर है। और इसी तरह बाज़ दफा फिनोमिनन डिसाइड करता है कि कौन सा फिनोमिना होगा। मतलब वही लाइट होती है, वही फोटोन होता है जो इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में, रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में कैसे बिहेव कर रहा होता है, लाइक अ वेव। और वही फोटोन होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में, कॉम्पटन्स इफेक्ट में कैसे बिहेव कर रहा होता है, लाइक अ पार्टिकल। तो डी ब्रॉगले ने अपना यह हाइपोथेसिस पेश किया था कि यूनिवर्स में हर चीज़ की दो दो नेचर्स होती हैं। हर वेव की पार्टिकल नेचर होती है, हर पार्टिकल की वेव नेचर होती है। दिस इज नोन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी और वेव पार्टिकल डुअल नेचर, जिसके मुताबिक यूनिवर्स में तमाम चीज़ों की दो दो नेचर्स तो होती हैं लेकिन किसी एक वक्त में कोई एक नेचर प्रोमिनेंट होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कोई थ्योरी, कोई कैलकुलेशंस उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं होती जब तक उसके पीछे कोई उसका कोई प्रैक्टिकल एविडेंस मौजूद ना हो। डी ब्रॉगले के काम को प्रैक्टिकली डेविसन एंड जर्मर ने अपने फेमस एक्सपेरिमेंट विच इज बाय द वे आल्सो नोन एज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में साबित किया था कि वाकई ही वेव पार्टिकल की डुअल नेचर डिस्कस करती है। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक कैथोड रे से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकल के क्रिस्टल से क्या कराया था, डायफ्रेक्ट करवाया था। अब आप देखें, आपने इससे मिलता जुलता बिहेवियर कहाँ पे पढ़ा होगा, अपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, कि जहां पे आपने क्रिस्टल के साथ किसकी डिफ्रैक्शन करवाई थी, एक्सरेज की। वहां पे क्रिस्टल्स के साथ कौन डिफ्रैक्शन कर रहा है, एक्सरेज। यहाँ पे क्रिस्टल्स के साथ कौन डिफ्रैक्शन कर रहे हैं, डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट में क्रिस्टल्स के साथ कौन डिफ्रैक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर आपको मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। यही वो इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर है जो इन्होंने साबित करके तो डी ब्रॉगले की हाइपोथेसिस को सही साबित किया था। नाउ इसके लिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लैम्डा इक्वल्स h/2 अब सवाल पैदा होता है फॉर्मूला आया कहां से, तो इसकी बड़ी आसान सी कैलकुलेशन, अगर आप हाफ mv² को ev से कंपेयर कर दें, जिसमें m इलेक्ट्रॉन की मास है या चार्ज पार्टिकल की मास है, v उस इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, e उस इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल पे मौजूद चार्ज की अमाउंट है, v वो वोल्टेज की जिसके दौरान आप चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा रहे हैं, एक्सेलरेट करवा रहे हैं। तो यहां से 2 उधर चला गया, m इधर आ गया, तो v किसके बराबर आ जाएगा, बाकी अगर मैं m को इधर ही रखूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस। और अगर मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, m² v² इक्वल्स 2mev। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या बन जाएगा, m² v² क्या बन जाएगा, mv, और ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2mev। अगर मैं इस फॉर्मूला को यहां पर रिप्लेस कर दूं तो डी ब्रॉगले वेवलेंथ कम्स आउट टू बी लैम्डा इक्वल्स h/mv, और mv की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2mev। डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट में जो मशीन उन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन गन उन्होंने यूज़ की थी, उसमें जो वोल्टेज यूज़ हुआ था दैट वाज 54 वोल्ट। अब आप सबको पता है h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज अ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁻1 -31 किलोग्राम, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जब हम ये सारी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ का आंसर उनको पार्टिकल अस्यूम करते हुए क्या आ रहा है, 1.66 × 10⁻10 मीटर। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और इलेक्ट्रॉन्स की निकल के क्रिस्टल्स के साथ डिफ्रैक्शन करवाई गई तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन 65 डिग्री के ग्लांसिंग एंगल पे डिटेक्टर पे ऑब्टेन हुए। अब यहां पे आप निकल से किसकी डिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, तो अब आप इक्वेशन भी कौन सी यूज करेंगे, वेव। एंड इस केस में ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ से ज्यादा बेहतर कोई इक्वेशन यहाँ पे हो नहीं सकती, जिसके मुताबिक 2d sin θ इक्वल्स n लैम्डा। यहाँ से लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 2d sin θ ओवर n। इसमें n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन विच वाज 1। इसमें थीटा क्या है, ग्लांसिंग एंगल विच वाज
65 डिग्री। इसमें स्मॉल डी क्या है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, क्रिस्टल्स और निकल के क्रिस्टल्स के एटम्स के दरमियान का फासला विच इज 0.91 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। जब इन तमाम वैल्यूज को रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉन्स की दोबारा वेवलेंथ निकालेगी तो आंसर कम्स आउट टू बी 1.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एक दफा वेवलेंथ निकाली आपने इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल अस्यूम करते हुए, एक दफा वेवलेंथ आपने निकाली इलेक्ट्रॉन्स को वेव अस्यूम करते हुए, दोनों वेवलेंथ्स के आंसर सेम होना क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास डुअल नेचर होती है। और यही वो एक्सपेरिमेंट था डेविसन एंड जर्मर का कि जिसमें डी ब्रॉगले का हाइपोथेसिस यानी इलेक्ट्रॉन्स की डुअलिटी या ओवरऑल वेव पार्टिकल डुअल नेचर बाकायदा प्रूफ हुई। कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। इफ अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, proton and neutron all have same energies, which one will have the shortest wavelength? अगर आपके पास अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सबकी एनर्जी क्या है, सेम है, तो बताएं इनमें से किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और प्लीज ध्यान से देखिएगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा, लैम्डा इक्वल्स h ओवर स्क्वायर रूट 2m और 2m के आगे क्या है, EV, जबकि EV क्या होता है, ये EV क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी से E। तो एक और एमसीक्यू आ गया कि डी ब्रॉगले वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स h ओवर mv भी लिखी जा सकती है, h ओवर p भी लिखी जा सकती है, h ओवर 2m EV भी लिखी जा सकती है। रिमेंबर आप इस E की जगह Q भी लिख सकते हैं, चार्ज ऑन द पार्टिकल, और इस QV या EV की जगह इस QE या EV की जगह क्या लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी E भी लिखी जा सकती है। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर लूं, रिपीट, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर लूं तो क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स h स्क्वायर ओवर 2me। यहां से अगर मैं आगे कुछ ना भी करूं तो काफी हद तक सिचुएशन आपको क्लियर दिखाई दे रही है। h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, E कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है, लैम्डा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, या लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। इसका मतलब किसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होगी, जिसकी मास सबसे ज्यादा होगी। आई रिपीट, जिसकी मास सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। अमंग ऑल द गिवन पार्टिकल्स अल्फा इज द मैसिव वन। इन तमाम पार्टिकल्स में अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबसे ज्यादा मास किसकी, अल्फा पार्टिकल की। तो अगर अल्फा की मास सबसे ज्यादा है तो अल्फा की वेवलेंथ सबसे कम होगी, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का ही हमसे पूछा गया था। आपके एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, डेल्टा, यानी अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज। एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, वो एक ही मोमेंटम से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बताएं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशियो क्या होगी। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स h ओवर p। h क्या है, कांस्टेंट, और इस केस में p भी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर h भी क्या है, कांस्टेंट, p भी क्या है, कांस्टेंट, तो इस पर्टिकुलर केस में अल्फा और प्रोटॉन के मोमेंटम सेम होने की वजह से उनकी वेवलेंथ भी बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। और सेम चीजों की रेशियो आपको हमेशा क्या आंसर देती है, 1:1। तो यहां से एक शॉर्टकट बन गया, थोड़ा सा गौर से देखें, यहां से एक शॉर्टकट बन गया। क्या, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो दो पार्टिकल्स, यानी दो पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या हो, सेम हो, तो दो पार्टिकल्स की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आंसर क्या आएगा, 1:1। लेकिन हर बारी सिचुएशन इतनी आसान नहीं होगी। A proton and an alpha particle are accelerated through same voltage. Ratio of their de Broglie wavelength is. अब प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, लैम्डा इक्वल्स h ओवर स्क्वायर रूट 2m q v। तो अब मुझे कांस्टेंट्स पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। h इज अ कांस्टेंट,
2 इज अ कांस्टेंट और इस केस में वोल्टेज भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एम क्यू। नाउ जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है 1p1, और जब हम अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है 2he4। अब ये क्या शो कर रहा है कि अल्फा पे चार्ज प्रोटॉन से ट्वाइस है, रिमेंबर एटॉमिक नंबर्स, और अल्फा का मास प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा है, रिमेंबर मास नंबर्स। तो अब यहां से अगर मैं रेशियो निकालूं, पहले किसका जिक्र है, प्रोटॉन का, बाद में किसका जिक्र है, अल्फा का, तो रेशियो क्या निकलेगी, लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा अल्फा इक्वल्स के रूट एम अल्फा क्यू अल्फा ओवर एम प्रोटॉन क्यू प्रोटॉन। नाउ व्हाट इज एम अल्फा, 4, व्हाट इज चार्ज ऑन अल्फा, 2, व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन, 1, व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, 1। तो इसका क्या मतलब होगा, जब ये 1 into 1 1 होगा और ये 4 जब स्क्वायर रूट से कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहां से कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट 2 into 2 रेशियो 1 या 2 into स्क्वायर रूट 2 रेशियो 1। अगर मैं गलत नहीं तो मुझे ऐसी सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है, कौन सी वाली, बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद द सेम स्पीड्स, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। अब सबको पता है कि लैम्डा किसके बराबर होता है, h ओवर एम वी। नो h कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v भी कांस्टेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां से रेशियो निकालें, इसका मतलब लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एम अल्फा ओवर एम प्रोटॉन। और व्हाट इज एम अल्फा, 4, व्हाट इज एम प्रोटॉन है, रिमेंबर 4, एंड व्हाट इज एम प्रोटॉन 1। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा, 4 रेशियो 1, दैट इज चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विथ सेम एनर्जी, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज। अब क्या फॉर्मूला लगेगा, लैम्डा इक्वल्स h ओवर स्क्वायर रूट 2m e, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, e कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एनर्जी क्या कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। रेशियो निकालें, लैम्डा 1 या लैम्डा प्रोटॉन ओवर लैम्डा अल्फा इक्वल स्क्वायर रूट एम अल्फा एम प्रोटॉन। व्हाट इज एम अल्फा, 4, व्हाट इज एम प्रोटॉन 1। आंसर कम्स आउट टू बी 2 रेशियो 1 डेल्टा। आप ये चारों एमसीक्यूज में देख रहे हैं, एक एक लफ्ज चेंज होता जा रहा है, एक एक लफ्ज चेंज होता जा रहा है, और आपको आंसर क्या दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। मसलन जब सेम मोमेंटम था तो आंसर क्या आ गया, 1 रेशियो 1, वही प्रोटॉन वही अल्फा था। जब सेम वोल्टेज था तो आंसर क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2 रेशियो 1, वही प्रोटॉन और वही अल्फा था। जब सेम स्पीड थी तो आंसर क्या आ गया, 4 रेशियो 1, वही प्रोटॉन और वही अल्फा था। और जब सेम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जिक्र था तो अब आंसर क्या आ गया, 2 रेशियो 1, अगेन वही प्रोटॉन था और वही अल्फा था। जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी करते आए हैं कि हम अपनी बात कहते ताम पास्ट पेपर्स में आने वाले कुछ एमसीक्यूज के साथ करते हैं, और इसी सिलसिले में मैंने कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो इनको जरा देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 किलोहर्ट्ज विल बी। ऑप्शन ए 80 किलोमीटर, ऑप्शन बी 140 किलोमीटर, ऑप्शन सी 100 किलोमीटर, ऑप्शन डी 120 किलोमीटर। नौ फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपने क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। लैम्डा इक्वल्स c ओवर f। नाउ व्हाट इज c, 3 into 10 raised to power 8। व्हाट इज f, 3 किलोहर्ट्ज का मतलब है 3 into 10 raised to power 3। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 10 raised to power 3 और 10 raised to power 8 कैंसिल होके क्या बनेगा, 10 raised to power plus 5 मीटर, एंड 10 raised to power plus 5 मीटर इज 100 किलोमीटर। यानी चार्ली समझना मुश्किल नहीं है, 2 जीरो इसमें छुपे हुए हैं और 3 जीरो किलो में छुपे हुए हैं, तो 100 और किलो के 3 मिलकर क्या बन जाएंगे, 10 raised to power plus 5। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि पास पेपर्स के ही एमसीक्यू में डिस्कस करूं, तो बाज़ दफा बुक की लाइंस, डेफिनेशंस जो अभी आपके साथ डिस्कस भी की, आपके बुक में भी लिखी हुई है, एज इट इज आ जाती हैं, और ये बहुत आसानी से हासिल होने वाली कीमती मार्क्स होते हैं जो बाज़ दफा बच्चे के आसानी से आ जाते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
टू एजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल से बाहर निकलने के लिए क्या कहलाती है? अल्फा, यानी वर्क फंक्शन कहलाती है। नेक्स्ट प्लीज देखिएगा, अगेन ये भी ऐसे ही एमसीक्यू है जो अगर आपने बुक की रीडिंग अच्छी तरह से की हुई है तो फिंगर टिप्स पे होता है। द वैल्यू ऑन यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो h के यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और इसके यूनिट्स वही होते हैं जो एंगुलर मोमेंटम के होते हैं, दैट इज जूल सेकंड। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा चार्ली? नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। आपके पास एक फोटोन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। आपने उसकी क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। E इक्वल्स HF। Now what is H? 6.6 into 10⁻⁻34. What is frequency of given photon? 3 into 10⁻18 hertz. Now please ध्यान से देखिएगा, 3 into 6.6 is 19.8। फौरन मेरा ध्यान जाएगा और मुझे पता चल जाएगा या तो अल्फा आंसर होगा या डेल्टा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। -34 एंड 18 आपस में कैंसिल होकर मुझे क्या दे देंगे? 10⁻⁻16 ऑफ जूल। और अगर मैं गलत नहीं तो ऐसे मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है, 19.8 इंटू 10⁻⁻16 ऑफ जूल। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। नेक्स्ट बड़ा टेक्निकल लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू प्लीज देखने की कोशिश करिएगा। A 5 watt bulb converts 80% of the power into the light photons of wavelength 660 नैनोमीटर। एक में यहीं पे रुक जाते हैं जरा। एक 5 watt बल्ब है, उसकी रेक्टर पावर कितनी है? 5 watt, लेकिन वो एफिशिएंसी कितनी शो कर रहा है? 80%। इसका मतलब वो कितने पे काम कर सकता है? 5 watt पे, लेकिन वो काम किस पे कर रहा है? 4 watt पे। रिमेंबर 5 का 80% 4 watt होता है। अच्छा, इसका मतलब ये बल्ब जो 5 watt पे काम कर सकता था एक्चुअली किस पे काम कर रहा है? 4 watt पे काम कर रहा है और काम करते करते अपने में से लाइट निकाल रहा है कि जिसकी वेवलेंथ क्या है? 660 नैनोमीटर, क्लोज टू रेड कलर। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड फ्रॉम द बल्ब इन 1 सेकंड? आपने उस बल्ब से निकलने वाले फोटॉन्स की तादाद बतानी है इन 1 सेकंड। आप सबको पता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इज E इक्वल्स NhC बाय लैम्डा। नाउ प्लीज ध्यान से देखिएगा, NhC बाय लैम्डा इक्वल्स, आप मिस्ड समथिंग। क्या मिस कर गया? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यहां से अगर मैं n निकालूं तो n क्या आ जाएगा? P T लैम्डा ओवर HC। नाउ व्हाट इज पावर? कितनी है जी पावर आपके पास यहाँ पे? 4 watt, 5 watt का 80% 4 watt। What is time? 1. What is lambda? 660 nanometer. This can be written as 6.6 into 10⁻⁻7. What is Planck's constant? 6.6 into 10⁻⁻34. What is speed of light? 3 into 10⁸8. अगेन मेरी कोशिश है नॉन जीरो नंबर से आंसर का पता चले, चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10 की पावर उसको सॉल्व करना इतना मसला नहीं होता। दैट्स अनदर थिंग, यहाँ पे भी आपको नॉन जीरो नंबर्स को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा, 6.6 और 6.6 क्या हो गया? कैंसिल। और क्या बचा? 4/3 एंड 4/3 इज 1.33। आई रिपीट, 4/3 इज 1.33। और अगर मैं गलत थी तो 1.33 की मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है। आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। व्हाइट बोर्ड दोबारा शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करने का सिलसिला जारी रखें, कुछ शॉर्टकट्स जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में हमारी मदद कर सकते हैं या उनके एमसीक्यूज को जल्दी सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। मसलन अगर दो पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या है? सेम, यानी दो पार्टिकल्स के लिए मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट, तो फिर उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशियो क्या होगी? 1:1, यानी उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बिल्कुल क्या होगी? सेम होगी। और आपको पता है सेम चीजों की रेशियो हमेशा 1:1 देती है। अगर दो पार्टिकल्स की स्पीड स्मॉल v, स्पीड वेलोसिटी क्या है? सेम, कांस्टेंट, तो फिर उन पार्टिकल्स के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशियो मास के रेशियो के इनवर्स के बराबर होती है, यानी λ1/λ2 किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट m2 ओवर M1 के।
और अगर दो पार्टिकल्स एक ही पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस एक्सेलरेट करवाए जा रहे हो, और अब यहाँ पे जाहिर सी बात है चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो उनकी de Broglie वेवलेंथ λ1 ओवर λ2 किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट दूसरे पार्टिकल्स के पैरामीटर्स यानी दूसरे पार्टिकल पे चार्ज और दूसरे पार्टिकल की मास डिवाइडेड बाय पहले पार्टिकल्स के पैरामीटर्स यानी पहले पार्टिकल पे चार्ज और पहले पार्टिकल्स की मास, यानी λ1 ओवर λ2 इक्वल स्क्वायर रूट Q2 M2 ओवर Q1 M1। और अगर दो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी क्या हो सेम हो तो फिर उनकी वेवलेंथ de Broglie वेवलेंथ की रेशो मास की रेशो के इनवर्स के स्क्वायर रूट के बराबर होती है। इन शॉर्टकट्स के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू प्लीज देखिएगा। The de Broglie wavelength of an electron traveling with the speed of 1 into 10 raised to power 7 meter per second is। तो अब सबको पता है de Broglie wavelength का फॉर्मूला h over mv। नो h अब सबको पता है 66 into 10 raised to power minus 35, 6.6 into 10 raised to power minus 34 या 66 into 10 raised to power minus 35। What is mass? 9 into 10 raised to power minus 31 charge on electron। रिमेंबर दोनों डेटा आपको गिवन है, ना h गिवन है ना m गिवन है। आपको क्या करना है ये जुबानी याद रखते हैं, बजाते खुद एमसीक्यू एंड द ओनली गिवन डेटा वाज वेलोसिटी एंड दैट इज 10⁻⁷। नाउ प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको क्या अस्यूम कर लूं 63, 66 को क्या अस्यूम कर लूं 63, तो 63 by 9 comes out to be 7। और मैं जब फौरन देखूंगा तो मेरी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं हो रही चूंकि तमाम ऑप्शन 7 की हैं। सो मुझे 10 की पावर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, और 10 की पावर्स कैसे सॉल्व होंगी, -31 एंड 7 इज -24, -24 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +24, जो -35 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 7 into 10⁻⁻11 मीटर, यानी आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा 40। और स्टूडेंट्स आज के लिए लास्ट एमसीक्यू देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। लाइट photons each of energy 3.5 into 10⁻⁻19 joule falls on cathode of photocell. The current through the cell is reduced to 0 by taking the cathode to a potential of 0.25 volt relative to anode. By the way, this is stopping potential V0. Work function of the cathode is Einstein की photoelectric effect equation, जिसके मुताबिक E energy of photon is equal to work function plus Ke max। वर्क फंक्शन आपने निकालना है तो इस पे मैंने क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और के मैक्स की जगह क्या लिखा जा सकता है EV0, और ये फोटोन की एनर्जी, तो यहां से EV0 तो जाके माइनस हो जाएगा। नाउ व्हाट इज एनर्जी ऑफ फॉलिंग फोटोन, 3.5 into 10⁻⁻19 minus E charge on electron 1.6 into 10⁻⁻19, and what was the stopping potential, ये 0.25 और 25 by 100। now प्लीज ध्यान से देखें 10⁻⁻19 इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, ओके इसमें से क्या आएगा 3.5, 25 over 100 is 1/4, 25 over 100 is 1/4, और 1.6 जब 4 से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा 0.4, एंड 3.5 minus 0.4 is 3.1 into 10⁻⁻19 जूल। और अगर मैं गलत नहीं तो ये कौन सी ऑप्शन है डेल्टा। तो आप देखिए थोड़ी सी टेक्निक और इतनी क्लोज ऑप्शंस भी आप बड़ी आसानी से पता चला सकते हैं अगर आपको काम करने का थोड़ा सा तरीका आता हो। और यहाँ पे मैंने एक ही चीज़ की, अगर आप देखें मैंने 0.25 को 25 over 100 लिख दिया, जिससे वो क्या बन गया 1/4, और बाकी कैलकुलेशन इंतहाई आसान होगी। होपफुली आज का सारा काम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।